तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। पश्चिम के एक वैज्ञानिक के घर बच्चा हुआ। क्योंकि वो वैज्ञानिक था, उसको लगा कि मुझे अपने ही बच्चे पर कुछ तो प्रयोग तो करने चाहिए। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, पर उसे आश्चर्य लगता है ये बच्चा क्या है, इतना उपद्रवी, एक पल एक जगह नहीं टिकता। कभी यहां से छलांग लगाता है, कभी वहां से, कभी टिन पर चढ़ जाता है, कभी छत पर चढ़ जाता है, कभी खिलौने लेता है और फिर सारे खिलौनों को तोड़ मोड़ कर देता है, फिर से जमा करता है, फिर से यहां जाता है, कभी गार्डन में जाता है। एक पल स्थिर नहीं रहता है। सोचता था कि आखिर इसमें इतनी ताकत आती कहां से। तो वो एक प्रयोग करता है। वो जिस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था, प्रोफेसर था, वहां देखता है कि एक कंपटीशन हुई है पहलवानी की, बॉडी बिल्डिंग की, और उसमें से जो प्रथम आया है पहलवान, बॉडी बिल्डर, उसको वो बुलाता है, कहता है कि मुझे एक प्रयोग करना है अपने बेटे के साथ, क्या तुम सहयोग दोगे। वो बॉडी बिल्डर जो फर्स्ट आया है, वो पहलवान कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो कहता है आपको मेरे घर पे रहना है और सुबह से लेकर रात तक मेरा बच्चा जो जो करता है वो सब करना है। सुबह से लेकर रात तक मेरा जो छोटा बेटा है जो कुछ करता है, जैसा वो करेगा वैसा आपको करना है। क्योंकि है तो पहलवान, तो थकने की तो बात ही नहीं है, बहुत पावर है। तो वो आता है और बच्चे को तो एकदम नया एंटरटेनमेंट, मजा आने लगता है। इस बार तो रोज तो उछल कूद करता ही है, परंतु आज तो उसकी उछल कूद की हदें पार कर दी उसने, और जोर जोर से उछल रहा है। कभी बिस्तर पर चढ़ रहा है, फिर नीचे उतरता है, फिर सीढ़ियों पर भाग कर जाता है, फिर सीढ़ियों से नीचे आता है, फिर यहां से छलांग लगाता है, वहां से, और जब पीछे देखता है ये पहलवान मेरे पीछे पीछे है, तो और तेजी से भागता है, फिर रुकता है, फिर गिरता है, फिर लुढ़कने लगता है जमीन पर। कभी चीजों को फेंकता है, कभी कुछ करता है, फिर वापस जाके लेके आता है। कभी वो कुत्ता है उससे खेलता है। ऐसी हरकतें करता है कि 4 घंटे जब हो जाते हैं, वो पहलवान चारों खाने चित। वो कहता है मुझे माफ करना, शाम तक ये खेल नहीं चल सकता। क्या है ऐसा बच्चे में, कुछ तो है। इतने छोटे, इधर छोटा शरीर, इतने छोटे नन्हे से प्राण, पर ऐसी अपूर्व ऊर्जा कहां से आ गई उसमें, ये अपूर्व ऊर्जा। क्योंकि बच्चा जो है वो प्रकृति के साथ चल रहा है। बच्चा जो है उसकी दिशा, उसके जीवन की धारा प्रकृति की धारा के साथ बह रही है। जैसे ही जीवन की धारा प्रकृति की धारा से विभिन्न हो जाए, विच्छिन्न हो जाए, जीवन में अवरोध उत्पन्न होते हैं, शक्तियां कम होने लगती है, बीमारी आती है, चित्त रुग्ण बन जाता है। जब जब हम प्रकृति के साथ है, तब तब हम में अपूर्व ऊर्जा है।
जब जब हम प्रकृति के साथ हैं, जितना समय हम प्रकृति के साथ हैं, हम में अद्वितीय शक्तियां हैं। वो सुषुप्त शक्तियां जो हमारे अवचेतन में छिपी हुई है, वो सारी शक्तियां जागृत होने लगती है। सुपर पावर्स, सुपर सेंसेस डेवलप होने लगते हैं। बच्चा जो देख पाता है वो हम नहीं देख पाते। इसलिए बड़े रोगी है, मानवता रुग्ण है, क्योंकि अपनी धारा को प्रकृति के विरुद्ध कर दिया है। जैसे ही जीवन प्रकृति की ओर बहेगा, स्वास्थ्य का आना तो एक छोटा सा साइड इफेक्ट होगा मात्र, बाकी और ढेर सारी चीजें आने लगेगी। हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, परंतु स्वस्थ है कौन? क्या क्या करते हैं स्वस्थ के लिए? क्या करते हैं? जिम में जाते हैं। और क्या करते हैं? खुराक खाएंगे अच्छी तरह से। और क्या करते हैं? योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, नींबू पानी पीता हूँ, हल्दी वाला दूध पीता हूँ, च्यवनप्राश खाता हूँ, अंकुरित अनाज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, बादाम, अंजीर, खजूर, मनुक्का, मुंह में लवंग और काली मिर्च, नाक में तेल, हल्दी और नमक के गरारे, अजवाइन की भाप, गर्म पानी पीते रहता हूँ, पतंजलि की तुलसी की गोलियाँ, गिलोय की गोलियाँ, नीम की गोलियाँ, होम्योपैथिक दवाई, अंग्रेजी दवाइयाँ, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स, च्यवनप्राश। और क्या क्या करते हैं लोग स्वास्थ्य के लिए? इंजेक्शंस, टैबलेट्स, प्राणायाम। कोई अच्छी सी दवाई दे दो डॉक्टर साहब जिससे ताकत आ जाए, बस ताकत ही नहीं लगती। कोई सिरप, कोई टॉनिक, कोई पाउडर, ये सब करता है। पर इतना करने के बाद भी बीमार तो पड़ता ही है। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी गर्भवती थी। वो अपनी पत्नी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर अंदर गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने खिड़की से झांका और पति बहुत परेशान था, घूम रहा था बाहर। उसको कहा, हथौड़ा है क्या? उसको शौक लगा, हथौड़ा? हथौड़े की क्या जरूरत? पर डॉक्टर साहब मांग रहे, होगा कुछ, तो हथौड़ा ला के दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने फिर खिड़की खोली और कहा, स्क्रू ड्राइवर है क्या? स्क्रू ड्राइवर? ये डॉक्टर है या मैकेनिक? फिर भी डॉक्टर साहब मांग रहे, कुछ तो होगा। पति और परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है अंदर? गड़बड़ हो रही है कुछ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फिर खिड़की से झांकता है, कहते है, आ रहा है क्या? अब तो हद कर दी। आ रहा किस लिए चाहिए? मेरी पत्नी तो ठीक है ना? बोलते, पत्नी का छोड़ो, पहले तो मेरा डिब्बा ही नहीं खुल रहा है। प्रकृति में कोई दरवाजे नहीं है, कोई लॉक नहीं है। प्रकृति तो खुली है, सारे खजाने उसके खुले, ना किसी आरे की, ना किसी स्क्रू ड्राइवर की, ना किसी हथौड़े की आवश्यकता है। परंतु व्यक्ति फिर भी चाबी ढूंढने में लगा है, हथौड़ा, आरी और स्क्रू ड्राइवर ढूंढने में लगा है। यहाँ का इलाज, वहाँ का इलाज, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ढेर सारी पैथियाँ। इधर नहीं हुआ तो उधर। नया डॉक्टर दिखा कि पकड़ो उसको और पूछो कि कुछ है तुम्हारे पास तो बताओ कोई नई बात। इतना ढूंढते रहता है, ढूंढते रहता है, ढूंढते रहता है। सारे प्रकार की मल्टीविटामिन्स लेते रहता है। विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ADEK, कितने सारे विटामिन लेते रहता है, लेते रहता है, लेते रहता है, लेते रहता है। पर एक विटामिन जो खुला है उससे वो दूर रहता है। एक विटामिन जो उसके सम्मुख है उससे वो दूर रहता है। जब उसके पास वो आ जाए उस विटामिन के और उसका सेवन करने लगे रोज, तो उसे शायद कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। और वो विटामिन है प्रकृति, वो विटामिन है निसर्ग, वो विटामिन है विटामिन N अर्थात नेचर।
जब इस विटामिन की कमी होती है, विटामिन एन डिफिशियंसी जब होती है, जब विटामिन एन की कमी होती है तो ढेर सारी बीमारियां होती है, उदासी सी छा जाती है जीवन में। तो अगले 3 दिन ऊर्जा के आरोहण। आज भट्टी का 11वां दिन। सूत्र नंबर 8 प्रकृति। सूत्र नंबर 8 विटामिन एन। ब्रिटिश में विटामिन कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में विटामिन कहते हैं। भारत ब्रिटिश को फॉलो करता है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। प्रकृति की हर चीज हमसे कुछ कह रही है, पर हमारे पास समय है क्या सुनने के लिए? यह अंग्रेजी का एक लेखक है, वो लिखता है व्हाट इज दिस लाइफ, क्या ये जीवन है? इफ लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। रुकने को समय नहीं है, ठहरने को समय नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउ एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप्स और काउ। वो गाय देखो कैसे खड़े रह के देखती रहती है प्रकृति को। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि झाड़ के नीचे खड़े रहो। नो टाइम टू सी व्हेन द वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। वो गिलहरी देखो अपना भोजन कहाँ घास के पीछे छिपा के रखती है। वो तुमको वो उतना भी देखने के लिए समय नहीं है। कैसा जीवन है तुम्हारा फिक्र वाला। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। वो झरने देखो कैसे है, पर वो देखने के लिए तुम्हारे टाइम कहाँ है तुम्हारे पास। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। सौंदर्य देखो कैसा नाच रहा है, कैसा थिरक रहा है, पर वो सौंदर्य देखने के लिए तुम्हारे पास समय कहाँ है। तुम बैठे हो अपने कमरों में बंद, दरवाजे खिड़कियां बंद करके। नो टाइम टू वेट till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this if। कैसा दरिद्र जीवन है, कैसा विपन्न जीवन है ये। कोई संपन्नता है ही नहीं इसमें, पुअर लाइफ है ये। फुल ऑफ केयर, जिसमें केवल टेंशन, वरी, स्ट्रेस, टेंशन, पुरुषार्थ का भी टेंशन है, हर प्रकार का दारिद्र्य भरा हुआ है इसमें। We have no time to stand and stare। टाइम ही नहीं। क्या करे जो इस नेचर डिफिसिट डिसऑर्डर से बाहर आ जाए। नेचर सबसे बड़ा मल्टीविटामिन, सबसे बड़ा। हमारे प्रिस्क्रिप्शन में आशीष भाई क्या होना चाहिए? विटामिन एन, इंजेक्शन विटामिन एन। अपने ग्रीन टाइम को बढ़ाओ। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कम से कम 10 चीज़ों की हम चर्चा करेंगे अगले 3 दिन, और ये 10 चीज़ों को राजयोग से जोड़ेंगे, और कैसे हमारा योग रमणीक हो जाए, और कैसे कभी उदासी ना आए, कभी दुख ना हो, कभी कोई बीमारी ना आए, और हम उड़ते रहे। सबसे पहले प्रकृति का सम्मान और प्रकृति के प्रति धन्यवाद, रिस्पेक्ट और थैंकफुलनेस। क्यों? प्रकृति कब से हमारी सेवा कर रही है? सतयुग से हमारी सेवा करते आ रही है। कभी रुक कर प्रकृति का धन्यवाद किया? सकाश तो बहुत दिया, पर धन्यवाद, धन्यवाद एक अलग चीज है, अहोभाव। दूसरा प्रेम और सानिध्य, उसका लव और कंपनी में रहना प्रकृति के। तीसरा
उसका संरक्षण करना, उसका प्रोटेक्शन करना, उसकी सफाई करना, क्लीनलीनेस और प्रोटेक्शन। चौथा, उसे सकाश देना, उसकी सेवा करना। पांचवा, प्राणिक न्यूट्रिशन, उससे ऊर्जा लेना। ये 5 मुख्य काम है। प्रकृति से जुड़े बहुत सारे काम हैं, टोटल 10। उन 10 में सबसे पहला प्रकृति के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति धन्यवाद, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति का सानिध्य। ये सारी चीजें हमें अपने पुरुषार्थ में जोड़नी है, और वो करते ही कुछ और होने लगेगा। वो होगा जो अब तक हुआ नहीं है। प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति की सफाई, अर्थात प्रकृति का दुरुपयोग ना करना, मिसयूज ना करना। अगला, प्रकृति को सकाश, प्रकृति की सेवा, और प्रकृति से प्राणिक ऊर्जा लेना। जितना जितना प्रकृति के नजदीक जाते जाएंगे और उससे प्राण ऊर्जा लेते जाएंगे, संसार के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम कम होती जाएगी अपने आप। तो ये 5 मुख्य काम है। उसके बाद में छठवां, ये दूसरा भाग है थोड़ा, ये 5 पहला भाग। दूसरा भाग है प्रकृति से हम क्या क्या सीखते हैं, पाठ और शिक्षाएं, लेसन्स एंड टीचिंग्स। प्रकृति से क्या लेसन्स है और क्या टीचिंग्स है। जगदीश भाई की लिखी किताब जीवन को पलटने वाली अद्भुत जीवन कहानी का एक पूरा चैप्टर इस पर है। भाग 2 में ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी का दूसरा भाग जो है, उसका पूरा एक चैप्टर इस पर डिवोट किया गया है। उसमें भी थोड़ा भाग है, यहां हम विस्तार से लेंगे। ये हो गया छठवां। और तीसरा भाग कुछ और है, वो पूर्ण रूपेण ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और वो है प्रकृति को सहन कैसे करें, सहनशीलता और सहन शक्ति। क्योंकि प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करेगी, प्रकृति के जो हमारे साथ करती है उसको सहन कैसे करें। अगला है प्रकृति की हलचल में अचल अडोल कैसे रहे, ये एक दूसरा भाग है। अगला है प्रकृति जब अपना विकराल रूप दिखाए तब निर्भय कैसे रहे। और 10वां, साक्षी और उपराम कैसे रहे। जो कुछ हो रहा है प्रकृति में उससे साक्षी और उपराम। ये आखिरी के जो 4 है ये अलग प्रकार है, बीच का जो छठवां है क्या ले, वो अलग प्रकार है। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति के प्रति सम्मान कैसे प्रकट करें, प्रकृति के प्रति धन्यवाद कैसे प्रकट करें, प्रकृति से प्रेम कैसे बढ़ाए, प्रकृति के सानिध्य में कैसे रहे, सफाई कैसे करें, सुरक्षा, उसकी सेवा, उसकी सकाश और उससे ऊर्जा कैसे ले। ये सारी बातें हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रकृति के प्रति धन्यवाद क्यों करना है और कैसे करना है। क्या करेंगे? क्यों धन्यवाद करना है प्रकृति का? क्योंकि वो माँ है। हम निरंतर अपने आप को महसूस करें मैं माँ की गोद में हूं, और ये प्रकृति मुझे कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगी, तो कभी कुछ भी नहीं होगी। एक व्यक्ति है भारत में, अभी भी है, विदेश का है, भारत में घूम रहा है। उससे पूछा गया क्या तुमको डर नहीं लगता है कि तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हो जाए। वो ये सिखाता है फिजिकल इमॉर्टैलिटी कैसे प्राप्त की जाए, अर्थात कभी मृत्यु हो ही ना, मृत्यु पर कैसे जीत पाई जाए, ये सिखाता है। फिजिकल इमॉर्टैलिटी, आत्मा अमर है तो सब जानते हैं, पर फिजिकल इमॉर्टैलिटी, जीवन ही ऐसा बनाओ, खान पान ऐसा करो कि तुम कभी मरोगे ही नहीं, मरने का सवाल ही नहीं आएगा। मरता है व्यक्ति अपनी गलती के कारण, कभी बुढ़ापा ना आए, कभी मृत्यु ना आए, कभी रोग ना आए। ये 3 चीजें कभी हमें टच ही ना करे, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा। उसको पूछा गया तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हो जाए तो? चलो तुम्हारा खान पान ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर एक्सीडेंट उसका क्या? वो कहता है होगा ही नहीं। क्यों होगा? मेरे वाइब्रेशंस ही ऐसे है, मैंने अपने आप को तैयार ही ऐसा किया है, मैं किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। क्यों होगा भाई? देखो इसके लिए भी कितना कॉन्फिडेंस है, नहीं तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हम कह सकते हैं मेरा कुछ भी नहीं हो। हमारा एक्सीडेंट, वाइब, कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसकी पूर्व तैयारी तो हमने ही मन में कर ली है। बीमारी हो गई,
देखा गया है किरलियन फोटोग्राफी द्वारा, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसका दाया हाथ, बाया हाथ, दाया हाथ जो भी चला गया, वो तो 6 महीने पहले ही उस फोटोग्राफी में दिखाई दिया कि वो हाथ जाने वाला है। मतलब उसकी मानसिक तैयारी तभी हो गई थी, कहीं ना कहीं वो संकल्प आ चुका था। एक्सीडेंट तो बहुत बाद में हुआ। इतना सूक्ष्म है सब कुछ। विदेश में एक फोटोग्राफी है जिसको कहते हैं किरलियंस फोटोग्राफी, बहुत रिसर्च हुआ है इसके ऊपर। तो प्रकृति का धन्यवाद क्यों? क्योंकि उसने हमारी पालना की है। क्यों? क्योंकि वो हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि हमें जो कुछ मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है? हम खा क्या रहे हैं? फल कहाँ से आ रहे हैं? सब्जियां कहाँ से आ रहे हैं? चावल, अनाज कहाँ से आ रहे हैं? प्रकृति से। कभी बैठकर हमने धन्यवाद किया है? केवल धन्यवाद उसका, ग्रेटिट्यूड। कभी लिखा है उसके बारे में कि हे माँ तेरा बहुत धन्यवाद? मन शांत हो जाता है ये करते करते, प्रकृति से प्रेम बढ़ जाता है। दूसरा है प्रेम और सानिध्य। सानिध्य कैसे करें? क्या किया जाए जिससे ये सानिध्य, ये कंपनी, ये टुगेदरनेस बढ़ जाए? कैसे? कैसे? समय निकालना होगा। और कैसे निकालेंगे समय? क्या क्या किया जा सकता है? क्या क्या किया जा सकता है जो हम प्रकृति के समीप जाए? जितना हो सके अपना समय आउटडोर्स बिताने की कोशिश करनी है, ओपन में। जितना हो सके ओपन एयर में मेडिटेशन करो बीच बीच में। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बाबा के कमरे में, बंद कमरे में ही मेडिटेशन। कभी खुली हवा में जाओ, वहाँ मेडिटेशन करो। कभी जाओ, सूरज को देखो, स्टार गेजिंग करो। सन गेजिंग तो हमने देख लिया, स्टार गेजिंग। कभी मून गेजिंग करो। रात को सोते हो तो छत पे सो और क्या देखो? वो चंद्रमा को देखो और क्या सोचो? चंद्रमा के साथ योग, अर्थात ये कौन है? ये ब्रह्मा है, उसकी शीतल किरणें मुझे प्राप्त हो रही। ये कौन है? ये शिव बाबा है, उसकी शीतलता की किरणें मुझे प्राप्त हो रही। या फिर सोचो उस चंद्रमा के बारे में कि मुझे ऐसा शीतल बनना है। चंद्रमा के साथ राजयोग जोड़ दो। स्टार गेजिंग, क्लाउड गेजिंग, बादलों को देखो। कि बादलों को देखते समय मुरली की कौन सी बातें याद करेंगे विट्ठल भाई? बादलों के लिए बाबा ने क्या कहा है? तुम बादल हो, भरने आते हो मधुबन में, भरो और जाओ। वैसे मैं बादल हूं, मैं भर गया हूं, अब मैं जा रहा हूं बरसने। दुनिया वालों खबरदार, मैं आ रहा हूं, अब नहीं बच पाओगे। प्रभु प्रेम का ऐसी ऐसी बारिश लेकर आऊंगा, ऐसा सैलाब उठेगा पवित्रता का, ऐसी सुनामी आएगी, तुम्हारे छोटे छोटे अपवित्रता के विकारों के घर ढह जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। फिर क्या करो? सनसेट को देखो, सनराइज को देखो, बादल कैसे बनते हैं उसको देखो। फिर क्या करो? एक्सरसाइज करना है, कमरे में नहीं, खुली हवा में एक्सरसाइज करो। क्या होता है उससे? एनर्जी आती है और प्रकृति के साथ जुड़ते। एक होता है जिम में बंद कमरों में एक्सरसाइज करना, एक होता है खुली हवा में एक्सरसाइज करना जहां पर प्राकृतिक आवाजें हैं। बैठ जाओ कभी एकांत में और केवल चिड़ियों की आवाजें सुने। जो कुछ आवाजें सुनाई दे रही है वो पहले सुनते सुनते मन शांत हो जाता है। फिर मैं आत्मा हूं और फिर इस शरीर से परे जाओ। प्रकृति के सानिध्य में जुड़ने के बाद शरीर के बाहर निकल जाना बहुत आसान है। हमारा सारा पुरुषार्थ क्या है? शरीर से बाहर निकलना, शरीर को भूल जाना। आज की मुरली, तुम वनवाह में हो। इच्छा मात्रम अविद्या, सबसे ज्यादा इच्छा मात्रम अविद्या कौन है? ये प्राकृतिक जीव जंतु। उनकी इतनी आवश्यकताएं नहीं है जितनी हमारी है, बहुत कम आवश्यकता है। और जो कुछ करो उसमें माइंडफुलनेस लाना है। हवा को महसूस करो, बहती हुई हवा को, हवा के थपेड़े जो शरीर को स्पर्श करते हैं उसकी महसूसता करो। क्या संवेदनाएं उठती है उसको महसूस करो। प्रकृति से बात करो। पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाओ। कहाँ बैठो? रॉक के ऊपर।
रॉक क्लाइंबिंग, रॉक गेजिंग, माउंटेन गेजिंग। जो ऊर्जा हमको सन गेजिंग में मिल रही है वही, सन डूब गया, सूरज तो डूब गया, अब पर्वत दिख रहा है, अब पर्वत से ऊर्जा लेना चालू करो। प्रकृति के साथ यहां बताया सेवा भी करनी है उसकी और उससे ऊर्जा भी लेनी है। दो काम करने हैं, सुबह और शाम उसको पवित्रता की किरणें देनी है और दिन भर उससे ऊर्जा लेते रहनी है। प्राण ऊर्जा, संजीवनी शक्ति। जितना हम उससे शक्ति लेंगे, जितना हम उसके सानिध्य में रहेंगे, जितना हम उससे जुड़ेंगे, विटामिन एन का डोज बढ़ाएंगे। ग्रीन वॉक करो। ग्रीन वॉक पता है? जंगल स्नान। पूरा दिन एक दिन जंगल स्नान करो, सुबह से लेकर रात तक जंगल स्नान। देखा गया है, रिसर्च हुआ है लोगों पर, लोगों ने किताबें लिखी है जंगल स्नान पर, ग्रीन रिवॉल्यूशन पर, ग्रीन वॉक पर। क्या होता है उसमें? आपकी सुबह जो एनर्जी है, सुबह डिप्रेस लग रहा है, किसी ने कल कुछ बोल दिया था, पूरा दिन भर जंगल स्नान किया, शाम में ऊर्जा ही दूसरी हो गई है। उसके बाद नंगे पांव चलो, जंगल स्नान वो भी नंगे पांव, बेयरफुट, ग्रीन वॉक, इसको कहते हैं ग्रीन वॉक। ग्रीन वॉक के क्लब बने हुए विदेशों में। उसके बाद है ट्री हगिंग, झाड़ को गले लगा लो, झाड़ के सानिध्य में बैठ जाओ, झाड़ से बातें करो, झाड़ को हाथ लगाओ, ऐसे ऐसे महसूस करो उसका जो उसकी जो चमड़ी है, उसकी जो स्किन है, उसकी जो छाल है, उस छाल को स्पर्श करो, पत्तों को देखो, निहारो एक एक पत्तों को और उस पत्ते के बारे में सोचो। बाबा ने पत्तों के लिए कहा, क्या कहा है? जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे। बाबा ने झाड़ के लिए क्या कहा है? ये झाड़ है, कल्प वृक्ष है। झाड़ के नीचे जाके बैठो। झाड़ के नीचे बैठने का कभी किसी ने अभ्यास किया है? एक दिन पिकनिक मनाओ, भोजन झाड़ के नीचे जाके करो, सारा दिन झाड़ के इर्द गिर्द घूमो। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, झाड़ के नीचे। सबसे पहले महात्मा बुद्ध झाड़ के नीचे जन्म हुआ। संबोधि कहाँ प्राप्त की? झाड़ के नीचे। सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में कहा दिया? झाड़ के नीचे। शरीर छोड़ा, कहाँ छोड़ा? झाड़ के नीचे। चारों ही महत्वपूर्ण क्रिया जीवन की महान क्रिया झाड़ के सानिध्य में हुआ। ट्रीज में एक डिफरेंट बायो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब आप ट्री के सानिध्य में होते हो, झाड़ के सानिध्य में होते हो, कुछ और ही चेतना में परिवर्तन होने लगता है। सारा दिन भर, एक दिन पूरा झाड़ के पास बिताओ। राजयोग का अभ्यास झाड़ के सानिध्य में करो, बैठ जाओ और योग करो उसके पास। कई सारे झाड़ देखे होंगे, वहां ऐसा बना हुआ होता है, कल क्या कहेंगे उसको, प्लेटफॉर्म कहो, चबूतर बना हुआ होता है, वहां बैठ जाओ और वहीं पे भोजन करना। एक दिन पिकनिक का ले लो, वहीं पे भोजन करना, वहीं पर योग करना, वहीं पर बैठ के कुछ लिखना, जर्नल राइटिंग, उसी के फल खाना। ये भी बहुत अच्छा है, उसी के फल खाना। हम लोगों को याद है जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, लाइब्रेरी खुलती थी 9 बजे, हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे सुबह 6 बजे। क्या करते थे सुबह 6? लाइब्रेरी तो 9 साढ़े 9 बजे खुलती थी। हम वो जो वरांडा होता था वहां बैठते थे, हमारे कोई कोई दोस्त झाड़ पे जाके बैठ जाते थे और वहां बैठ के पढ़ते थे झाड़ के पास, क्योंकि बहुत अच्छा याद रहता है। झाड़ पर कविता लिखो, झाड़ पर कविता लिखना चालू करो, पत्तों पर कविता लिखना चालू करो, फलों पर कविता लिखना चालू करो। झाड़ के सानिध्य में बैठ के कभी किसी ने भोजन किया है? हमें याद है 2003 में जब हम ग्लोबल आए थे, तब हमको जो सेवा दी गई थी वो घूमता फिरता दवाखाना की सेवा थी। सुबह हम निकल जाते थे, रात को आते थे। सुबह 8 बजे जाते थे, यहाँ से भोजन लेकर जाते थे और भोजन वहीं करते थे। दोपहर में एक एक गांव में घूमते थे, एक एक दिन में 3-3 गांव में, और गांव में गाड़ी जाती थी, फिर लोग आते थे, फिर गाड़ी जब निकलती थी सारे छोटे छोटे बच्चे पीछे भागते थे, घूमता फिरता दवाखाना, और फिर वहीं पे भोजन खाते थे। और फिर झाड़ के रास्ते में कोई भी बड़ा सा झाड़ दिखा, और फिर यहाँ से कोई भाई बहनें आते थे साथ में सेवा करने के लिए, वो गांव वालों को ज्ञान समझाते थे, हम पेशेंट देखते थे। तो वो जो समय था बड़ा ही अच्छा समय था। वो झाड़ के नीचे सब कुछ करते थे। कभी पत्तों पर चलना, सूखी घास, सूखे पत्तों पर चलना, ये सारा हमको राजयोग से जोड़ता है। और ये सारा यदि आपने फास्टिंग की स्टेज में किया तो हम प्रकृति पे ज्यादा जुड़ जाते हैं, बहुत पावरफुल। कभी कभी झाड़ के ग्राउंड पे सो जाओ,
कहाँ सो जाना? पत्थर पर सो जाना, ग्राउंड पर सो जाना, माउंटेन पर सो जाना, सूरज की किरणें आने दो। दोपहर का जो समय है ना, ये तो सबके लिए बहुत अच्छा है। दोपहर का समय अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर सोना ही नहीं है ब्रह्मचारियों को। क्या करना है फिर? योग निद्रा जो कल यहां कराई, वो कहां करना है? धूप में जाके करनी है, पहाड़ों पर जाके करनी है, कहीं पर भी। घास पे करो, पहाड़ों पर करो, पत्थरों पर करो, सो जाओ। और जरूरी नहीं कि चेहरे पर अगर धूप आ रही है तो चेहरा ढक लो, पर शरीर पर धूप पड़ने दो, शरीर पर धूप पड़ने दो। सन बाथ, एक हमने देखा सन गेजिंग, एक है सन बाथ। जितनी सन बाथ होती रहेगी विटामिन डी मिलते रहेगा, जितना विटामिन डी मिलेगा हड्डियां मजबूत होगी। उसके बाद में लीन अगेंस्ट द ट्री, झाड़ के ऊपर ऐसा टेक टेक लो, ऐसा लेट के बैठो, उसको स्पर्श करो, ऐसा सिर लगा दो उसको और सोचो। लीन अगेन, फिर सिट ऑन द रॉक बताया ऑलरेडी। फिर जैसे हम देखे, हमको याद है एक बार हम इधर गए थे ट्रैकिंग के लिए, बहुत पहले माथेरान। तो वहाँ पे हमारे जो साथ जो गुरु जी थे, जो हमारे गाइड, उनके पास इतना बड़ा फोटोग्राफ, एक एक चीज को फोटो लेते थे। और वो फोटो लेते समय क्या करते थे? जमीन पर लेट के ऐसे कीड़े का फोटो ले रहे, वो जो मशरूम होता है ना, मशरूम, उसका फोटो लेने के लिए पूरा रेंग रहे हैं जमीन पर, जमीन पर रेंगते थे वो ऐसा लेट के। हम सोचते थे क्या, कैसा आदमी है ये क्या कर क्या रहा है ये? वो एक कीड़े का फोटो लेने के लिए उसके पूरे कपड़े खराब, पर वो हमेशा फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी एक ऐसी कला है कि एक दृश्य का अगर 10 फोटोग्राफर फोटो ले तो 10 ही फोटोग्राफ अलग अलग होंगे, क्योंकि हर एक का दृष्टिकोण ही अलग है। और ये कहा जाता है जब भी जंगल स्नान करने जाओ, जब भी जंगलों में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रकृति को जोड़ दो। अर्थात प्रकृति बैलेंसिंग के लिए बहुत जरूरी है। जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जीते हैं ना, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का ही प्रयोग प्रकृति के सानिध्य में करो फोटो लेने के लिए। म्यूजिक लो, फोटो लो, और वो फोटो को बार बार बाद में देखो, उनको याद करो। और योग के समय क्या करना है? बाबा क्या करते? योग कैसे करो? बीच पर चले जाओ। अब बीच पे रोज तो याद नहीं आएगा, पर जो हम गए थे और फोटो लिया था वो तो याद है। उसी बीच पर पहुंच जाओ, उस मंदिर के पास चले जाओ जिस भी 1000 सीढ़ियां थी और 1000 सीढ़ियां चढ़ के गए थे, वो वहां जाके जो फोटो लिया था वहां जाके योग में बैठ जाओ। अमृत वेले क्या करो? समुद्र के बीच पर चले जाओ, किसी गुफा में जाके तपस्या करो। ये जो मुरलियों में आता है ना कि अंतर्मुक्ता की गुफा, अंतर्मुक्ता की गुफा कहाँ दिखती है क्या? पर स्थूल गुफा दिखती है। जाओ गुफा में बैठो, वास्तव में जाके गुफा में 4 घंटा तपस्या करके आओ, देखो क्या होता है वास्तव में जाके। और दूसरा स्मेल, जो हर एक चीज जो दिखती है ना प्रकृति में, उसकी स्मेल लेके देखो क्या है। ये फूल कैसा है, ये झाड़ कैसा है, झाड़ कैसा है, पत्ते कैसे है, पत्तों की स्मेल, हर चीज की स्मेल अलग अलग है। फिर उसके बाद में बारिश, कहा जाता है रेन वाटर इज द ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन B12। अभी रिसर्च हुआ नहीं है, होगा और चालू होगा। B12 जो कहते हैं B12 के इंजेक्शन ही लगाओ और केवल जानवरों से और वो नॉनवेज से ही मिलता है। कई लोग कहते हैं रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट वाटर है प्रकृति का। फिर झरने, फिर तालाब, फिर लेक पर जाके बैठो और वहां की योग करो। क्या सोचो? समुद्र के तट पर जाओ और योग करो। क्या सोचो? ये शिव बाबा है, ये लहरें आ रही है, और टब भर लो, चलो। उसके बाद में वैकेशन अगर है तो उसको ट्रिप, फिर कभी डेजर्ट रेगिस्तान, कभी फॉरेस्ट, कभी ओशन, कभी माउंटेन्स, और कभी पक्षियों की आवाज सुनो। कभी अपने घर ऐसा बनाओ कि जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हो, खुली हवा हो, खुले हवादार कमरे में रहने की कोशिश करो, कभी भी बंद कमरों में नहीं रहना है। उसके बाद में फूलों को देखो। बाबा ने कितनी, एक मुरली में आया था, जाकर फूलों के सामने बैठो, मैं इनमें से कौन सा फूल हूं। क्या कहो? अपने आप को पूछो, गार्डन में जाओ, पार्क्स में जाओ, मैं इनमें से कौन सा फूल हूं। फिर कभी कभी वो जो चेयर होती है ना आराम वाली, उस पर बैठ के प्रकृति का आनंद लो।
फिर कभी गार्डनिंग करो, अपने यहाँ गार्डनिंग बना लो, अगर जो कर सकते हैं खुद ही उगाओ और खुद ही खाओ, सबसे बेस्ट है वो, उससे अच्छा और कुछ नहीं है। फिर कभी माउंटेन क्लाइंबिंग करो, फिर कभी कीचड़ में खेलो बच्चों की तरह। बच्चे क्या करते हैं निखिलेश भाई, कीचड़ में खेलते हैं, कीचड़ में खेलना। तो कभी कैंप करो, कैंपिंग, माउंट में भी वो पीस पार्क का जो रोड है वहाँ पर कैंप होते हैं, कभी कैंप करो। वाइल्ड क्राफ्टिंग, कभी आउटडोर गेम्स करो, क्लाउड स्पॉटिंग, क्लाउड, ऐसे कम से कम 500 प्रकार की एक्टिविटीज है जो प्रकृति के साथ खेली जा सकती है, प्रकृति के सानिध्य में किया जा सकता है। मोर देन 500 एक्टिविटीज। और ये सारी एक्टिविटीज बच्चों को बहुत ज़्यादा बताई जाती है, कि बच्चों को सिखाई जाती है। अभी विदेश में कहा जाता है कि इस पर एक क्लास होनी चाहिए अलग अलग, स्कूल्स में इसको इंट्रोड्यूस करो। फिर नेचर जर्नल रखो एक, फिर उसके बाद में किला बनाओ रेती से, रेत पे बैठ के। हम ये क्या बता रहे हैं, ये तो बच्चों वाली बातें है, ये तो बच्चों वाली बातें, पर बच्चा ही बनना है, फिर से बच्चा बन जाना है, फिर से वो किला बनाओ एक, और सोचो मैं सतयुग में अपना महल बना रहा हूं, एक्चुअल बना रहा हूं, ये मेरा सतयुग का महल है। 2 व्यक्ति बैठे, 2 ब्राह्मण, और अपने अपने महल बनाए। तो रेत पर खेलो, रेत पर चलो, रिवर्स वॉकिंग करो, रिवर्स रनिंग करो। रिवर्स रनिंग किसने किया है क्या, पीछे पीछे दौड़ना। रिवर्स वॉकिंग तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, रिवर्स वॉकिंग के तो वॉकिंग से भी ज्यादा फायदे हैं। सीधा चलना और एक है पीछे चलना, जल्दी थक जाते, बहुत शक्ति लगती है। रॉक आर्ट, रॉक की आर्ट करो कुछ ना कुछ, हैंडमेड बुक्स, हाउस, ट्री हाउसेस। फिर उसके बाद में पतंग उड़ाओ, बहुत सारी चीजें कही गई है, ये भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। प्लांट लगाओ, पानी दो उसको रोज, गमलों को देखो। फिर उसके बाद में पक्षियों को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ हाथ में। पक्षी सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी के सारे पक्षी दोस्त थे। हेलो ब्रदर डॉग, हेलो सिस्टर स्पैरो। वो इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था प्रकृति से। ब्रह्मा बाबा का ही देखो, बच्चे को दूध पिलाओ, बच्ची आई नहीं चिड़िया। क्यों ये लोग इतना, सारे संत महात्माएं जो भी थे, कभी भी उनको किसी को भी दुख होता था। महात्मा बुद्ध की कहानी है, देवदत्त और उसकी, वो बचाता है उस पक्षी को, देवदत्त उसको मार रहा है, पर ऋषि का स्वभाव संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत मक्खन की तरह हृदय होता है। सभी के लिए करुणा समाई है हृदय में, सभी के लिए प्रेम है, किसी का वो वध नहीं करेगा, किसी को नहीं मारेगा। और जब चेतना इतनी निर्विकार होने लगती है तो धीरे धीरे भोजन में अपने आप परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि हमारा भोजन ऐसा हो जिसमें जरा भी कार्मिक हिसाब ना हो। और ऐसा सबसे अच्छा भोजन है फ्रूट्स, इज द ओनली डाइट विच इज कर्मा फ्री। फ्रूट इज द ओनली डाइट विच इज कर्मा फ्री। बाकी जितने प्रकार का डाइट है उसमें कहीं ना कहीं हिंसा समाई हुई है। जितने कंदमूल है जमीन के अंदर, जमीकंद है, वो जब उखाड़ते हैं तो कितने जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है उसमें सूक्ष्म रीति से। इसलिए जैन लोग क्या करते हैं, कंदमूल नहीं खाते। क्यों, आलू नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, बीट नहीं खाते, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये जमीन के अंदर है, वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। अवॉइड करते हैं वो जितना हो सके। तो जैसे जैसी चेतना शुद्ध होने लगती है, प्रकृति की ओर जाने लगती है, उसको दुख होता है। कहीं पर भी मेरी वजह से कोई भी जीव जंतु प्राणी किसी को भी हानि ना हो, किसी को भी नहीं। जब इतनी मानसिक अहिंसा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तब किसी और को दुख हम कैसे दे सकते? बाबा कहते किसी को वो तो दुख देने का सवाल ही नहीं आता, जब तो हम देख रहे हैं कि कोई चींटी भी ना मरे मेरी वजह से। इतना अहिंसा का भाव मन में जाग रहा है। फिर मीटिंग अगर करनी है तो पार्क में मीटिंग करो, कमरों में मीटिंग क्यों करते? जो मीटिंग करते हैं ना, कोई भी मीटिंग पार्क में की जाए। फीड द बर्ड्स। फिर अगर किसी के पास पेट एनिमल्स है तो उसको लेके लोग घुमाते, देखा होगा, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। कुत्ते को घुमाना अच्छी एक्सरसाइज है वो भी, क्योंकि मनुष्य तो इतने ईमानदार वफादार नहीं होते जितने कुत्ता।
आज की मुरली का वरदान है वफादार। कौन? तो स्टार गेजिंग, फिर उसके बाद में स्टार गेजिंग, तारों को देखना, स्टार्स को देखना, फिर बच्चों के साथ खेलना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ खेलना, उसके बाद में और उसके बाद में पशु पक्षी, उनसे प्यार करना, हर पक्षी से प्यार करना, हर पशु से प्यार करना, कोई भी हो, तितली को देखना, उसके रंगों को देखना, निहारना, पिकॉक, ओआरसी में कितने सारे ये है मोर है, उन मोर की आवाज को सुनना, उनके साथ समय बिताना, अपने आप ये जो टेंशन है ना कम हो जाएगा। जो लोग, ऐसा स्टडीज में पाया गया है, जो लोग जानवरों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं उनके जीवन में टेंशन कम होता है। एक है काऊ हगिंग, काऊ हगिंग, उसको बच्चे को हग कर लेना, काऊ को। ट्री हगिंग जैसा है वैसा काऊ हगिंग, रॉक हगिंग भी है, फील करना उसको, वो भी प्यार करता है उसको हम अगर बचाते हैं। उसके बाद में धरती से बातें करना, धरती ने क्या क्या किया वो सोचना। उसके बाद में फागी जब आती है ना, उसको दोष नहीं देना है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, याद करना बाबा ने फागी के लिए क्या कहा है, फागी में हम गुम हो गए थे। तो प्रकृति की जो भी चीजें देखो मुरली में, उसके लिए क्या क्या कहा है, तुरंत मुरली की पॉइंट्स बुद्धि में लाना है। और ये सारा काम मौन में करना है। जितना प्रकृति के साथ मौन में रहोगे, अगर ग्रुप में जाते हैं, बातें करते हैं, 10 लोगों के साथ जाते हैं, आप प्रकृति के साथ जुड़े ही नहीं, आप तो उन लोगों के साथ जुड़े थे। वो तो है ही, वो तो योग के समय का काम है, वो वहां पर भी किया जा सकता है। फिर मछली को देखो, मछली कैसे ऐसे देखो, मन, अगर मैं भी मछली हूं, मेरा जीवन शिव बाबा है जल, मैं मछली के बाहर अगर आ गई, बाबा के बाहर, तो मेरा जीवन कैसे होगा, मैं तो तड़प के मर जाऊंगी। मछली जल की रानी है, जीवन मेरा पानी है। उसके बाद में किलों पर जाओ, कभी कभी स्मारकों पर जाओ, मॉन्यूमेंट्स पर जाओ, उसके बाद कभी गार्डन्स में जाओ, घास पर जाओ, ग्रीनरी को देखो, क्षितिज को देखो। क्षितिज को देखा है किसी ने? सूरज डूब गया, सन गेजिंग हो गई, अब क्षितिज को देखते रहो। क्षितिज कैसे हो रहा है, वो नीला, वो लाल लाल जो होता है ना, वो लालिमा, उसमें बहुत पावर होती है। उसके बाद में बर्फ, उसके बाद में कीड़े, उसके बाद में लेक्स, लाइट हाउस को देखो। उसके बाद में कभी पत्थर, कंकड़, बड़े रॉक्स, कभी सड़कों को देखो, कभी पगडंडियों में जाओ, उन पगडंडियों में जहां आज तक कभी गए नहीं, उन रास्तों को देखो जहां पर आज तक हम कभी गए नहीं। फिर कभी झाड़ियों को देखो, कभी घास को देखो, कभी टनल होता है ना, लंबा सा टनल, उसमें जाके रुक जाओ, उसमें अंदर जाके रुक जाओ टनल में, एकदम अंदर बाहर नहीं निकलो। देखो कैसी अंधेरी रात है, पर सुबह तो होगी, हर रात के बाद सुबह है। कभी वाटरफॉल, झरनों को देखो, कभी वाइल्ड लाइफ को देखो। कितनी सारी बातें हैं जो की जा सकती है। और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीज, ब्रिज पर चले जाओ, कभी ब्रिज के ऊपर खड़े हो जाओ, सोचो ये संगम युग है। हाँ वो तो है। ऐसा एडिक्शन हो जाए नेचर का कि जिस दिन नेचर में न जाए मजा ही ना आए, खुद ही हमारा नेचर नेचुरल हो जाए। कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं। और कभी एक स्टडी की गई जिसमें एक है पत्ते को टच किया, एक मेटल को टच किया। पत्ते को टच करना, मेटल को टच करना, इस पर ये लोगों ने स्टडी किया और देखा गया कि पत्ते को टच करने से माइंड काम हो जाता है और मेटल को टच करता है तो माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ये स्टडी है विदेश की है, परंतु थोड़ी सी दो प्रकार की प्रकृति, एक लो वाइब्रेशंस, एक हाई वाइब्रेशंस। देखो शरीर और आत्मा में अंतर क्या है? शरीर भी वही है, आत्मा भी वही है, पर शरीर जो है वो तत्व है जिसमें वाइब्रेशंस बहुत स्थूल है और लो है। आत्मा वो है जिसमें वाइब्रेशंस ज्यादा है। तो हर चीज में प्रकंपन है। वही प्रकंपन, ओम शांति भवन जो है, दरवाजे बंद रहते, अमृत वेला उसके अंदर जाओ, देखो क्या हो रहा है। यहाँ की वाइब्रेशन बंद हवा है, रात भर हवा बंद थी, अब तुरंत बाहर निकलो, तुरंत वाइब्रेशन चेंज, एकदम एहसास होता है इधर के और इधर के, एक नेचुरल और एक मनुष्य द्वारा निर्मित। पर कुछ कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित चीजें अच्छी है, जैसे लाइट हाउस, फोर्ट अर्थात किले जो बनाए हैं व्यक्ति ने, मॉन्यूमेंट, स्मारक, मंदिर, इसके वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कभी कभी ऐसी जगहों पे जाना है। फिर कभी कभी
लास्ट शमशान घाट, चलो वो भी अच्छा है, उसमें भी बाबा की याद आएगी, उसमें भी ज्ञान को याद करना है। जितना ग्रीन के साथ में जाएंगे, सानिध्य में जाएंगे, उतना उतना हम में पावर आएगी। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें, कुछ और बातें लेंगे कल। तो खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूटे से बंधी है हवा, मिलके छुड़ाए सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामिया आज हमें है सजाना। यूं इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, दुनिया सजी है तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। चल बह कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहाँ तेरी हो मंजिल हो वहाँ। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है तू मेहमान। बासी जिंदगी उदासी ताज़ी, हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। ओहो जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चख ले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आसमां। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। चल बह गई उड़ चल कहाँ, दिल खुश जहाँ तेरी तो है मंजिल यहाँ। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। तो कल हम कुछ दूसरी बातें देखेंगे। आज जो बातें कही, आज प्रकृति में समय बिताना, जाना और वहां योग करना। ओम शांति। 1 मिनट प्रकृति को अपने सामने इमर्ज करेंगे। दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंधी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहाँ तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। जिंदगी उदासी ताजी, हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चख ले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहाँ तेरी तो मंजिल है वही।
खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया, मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ। धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू,